तो स्वागत है आपका अपने विद्यागुरु यूट्यूब परिवार में। दोस्तों हम लोग यूपी SSSC पैट का बैच पढ़ रहे थे और उस पैट के बैच में मैंने आपको भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में बता दिया था। भारत के मौलिक अधिकार हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यानी संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई। संविधान का भाग नंबर 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक की बात करता है। तो संविधान के भाग नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई और इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है। अब आयरलैंड के संविधान से लिया है तो किसी किसी किताब में आपको यूके शब्द इसमें मिल जाता है। तो वो शब्द इसलिए मिलता है क्योंकि आयरलैंड 1950 से पहले यूके का भाग था, इसलिए आपको यूके वाला शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से और चाणक्य नीति से लिए गए। चाणक्य नीति से इनका आकलन किया गया भारत के आयरलैंड के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी देश में क्यों लाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? तो राज्य को नीति निर्देश करने के लिए, यानी राज्य को निर्देश करने के लिए, राज्य को निर्देश करने के लिए, यानी राज्य कैसे शासन करेगा, संविधान के हिसाब से कैसे रहेगा, मौलिक अधिकार लागू भी हो जाए और भारत के देश का कानून भी लागू हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से दिखाई पड़ती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में शपरू समिति से आए। शपरू समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा कि ये संविधान में अवाग्य योग्य रहेंगे। अवाग्य योग्य का मतलब है कि नॉन जस्टिबल्स रहेंगे। संविधान के नॉन जस्टिबल संविधान में अवाग्य योग्य रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए और आप ये मान के चलिएगा कि पूरे के पूरी चीज़ें आपको यहीं से मिलने वाली हैं संविधान की। आप देखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रेलवे ग्रुप डी में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी खामोशी से मेहनत करिए, सफलता शोर मचा देगी। एक दिन याद रखना, टाइम आपका भी आएगा, समय आपका भी आएगा। ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त। ज़िंदगी कहीं भी, किसी से भी, कभी भी शुरू हो सकती है, किसी भी मोड़ से शुरू हो सकती है। वक्त लगेगा समय बनाने में, लेकिन जब समय आएगा तो वक्त नहीं लगेगा जीवन बनाने में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हैं। शांति से, शालीनता से अपनी तैयारी करते रहो और एक दिन जब वक्त आएगा तो पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों को ये पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। सो लड़ो, उठो और जब तक अपने लक्ष्य पर ना पहुँचो तब तक प्रयास करते रहो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विद्यागुरु क्लासेस आपके हमेशा साथ खड़ी है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ शपरू समिति की। शपरू समिति जो है वो अवाग्य योग्य है। अवाग्य योग्य का मतलब है कि ये नॉन जस्टिबल्स हैं, इनके तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिबल है, इनके तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। अब इसमें हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है कि जो चीज़ हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं डाली है, लेकिन वो कनेक्शन उनका या उनका प्रभाव राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, लेकिन वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। जैसे संविधान का भाग नंबर 16। अब संविधान का भाग नंबर 16 क्या कहता है? तो संविधान का भाग नंबर 16 कहता है आरक्षण से संबंधी प्रावधान। यानी संविधान का भाग नंबर 16 में आर्टिकल नंबर 335 कहता है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 335 कहता है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी हम अपने संविधान में उनके लिए विशेष प्रावधान बनाएंगे जो हमारे यहाँ विशेष वर्ग है, दबे कुचले वर्ग हैं, समाज की मेन स्ट्रीम से कटे हुए वर्ग हैं, तो उनके लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे संविधान के भाग नंबर 16 में। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही जाएगी, क्योंकि जब आप आर्टिकल नंबर, क्योंकि जो 36 से 51 तक हैं, तो 36 से 51 तक में कई ऐसे आर्टिकल होंगे जहाँ पे आपको विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें संविधान के भाग नंबर 17 में, तो संविधान का भाग नंबर 17 का आर्टिकल 350A क्या कहता है? आर्टिकल 350A कहता है कि स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रयास राज्य करेंगे। स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रयास राज्य करेंगे, ये संविधान के भाग नंबर 350A में कहा गया। और ऐसा इसलिए कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यही कहा गया कि हम लोग अपने राज्य एक प्रयास करेगा कि वो स्थानीय भाषा का विकास कर सकेगा। आर्टिकल 350A के बाद आर्टिकल 351, भारत में आर्टिकल 351 कहता है कि वो राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे, आर्टिकल 351 है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कर्तव्य की बात कही गई और आर्टिकल 351 में भी राज्य के कर्तव्य की बात कही गई। तो इस तरह से हमारे भारत के संविधान के 3 प्रकार के आर्टिकल हैं जिन पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, लेकिन हमें उन्हें इसमें मानना पड़ता है। तो ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं हमारे, ये बाग्य योग्य हैं। बाग्य योग्य है, इस मतलब है कि जस्टेबल है, यानी इनके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं और इनके तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इस तरह से हमारे भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही जाती है। अब हम बताते हैं आपको भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। तो आर्टिकल नंबर 36 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल नंबर 36 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी भारत में जो राज्य होंगे वो लोक कल्याणकारी होंगे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। भारत के जो राज्य होंगे वो क्या होंगे? लोक कल्याणकारी होंगे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। भारत सरकार उनके कल्याण के लिए भरपूर प्रयास करेगी, हर क्षेत्र में प्रयास करेगी, हर चीज़ में प्रयास करेगी। आर्थिक रूप से प्रयास करेगी, सामाजिक रूप से प्रयास करेगी, सांस्कृतिक रूप से प्रयास करेगी, भौगोलिक रूप से प्रयास करेगी, धार्मिक रूप से प्रयास करेगी। हर प्रकार से भारत सरकार उनके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने का प्रयास करेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, बात तो यहाँ कही गई है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 की। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है उसके बारे में। भैया अनुच्छेद नंबर 37 कहते हैं, वो कहता है कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? संशोधन कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 45 में हमने संशोधन किया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा है। आर्टिकल नंबर 40 में हमने संशोधन किया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है। आर्टिकल नंबर 49 के आर्टिकल नंबर 50 में संशोधन किया जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। आर्टिकल नंबर 42 में हमने संशोधन किया जिसमें समान कार्य समान वेतन की बात है। तो इस तरह से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने
का अधिकार, मतलब अधिकार का मतलब है कि राज्य का कर्तव्य। यानी भारत में जो राज्य हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि भारत के राज्यों में जो असमानताएं हैं, भारत के राज्यों में असमानता जो हैं, असमानता को दूर करने का कर्तव्य है। यानी हमारे भारत के राज्यों में जो भी असमानताएं हैं, जो भी डिफरेंट है, जो भी चीज़ें अलग अलग हैं, उन्हें हम दूर करने का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि राज्य में एक कर्तव्य है कि हम उन असमानताओं को दूर करें। जैसे मान लीजिए कोई राज्य बहुत विकसित है, कोई राज्य बिल्कुल विकसित नहीं है। तो अब कई राज्य हैं, जैसे बीमारू। अब बीमारू की अगर हम बात कर लें तो बीमारू में हमारे कितने राज्य आ जाते हैं, 5 राज्य आ जाते हैं। बी मतलब बिहार से हो जाता है, ठीक है। मा मतलब मध्य प्रदेश हो जाता है। ए मतलब यहाँ पर हमारा, ए का मतलब यहाँ पे हमारा हो जाता है बीमारू में मध्य प्रदेश। अच्छा, रा से हमारा राजस्थान हो जाता है, और ऊ से मतलब हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, बीमारू राज्य हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं। तो इनकी असमानताओं को हमें दूर करने का क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 39 कहता है आर्टिकल नंबर 39 कहता है, और आर्टिकल नंबर 40, ये 2 आर्टिकल हैं हमारे पास, आर्टिकल नंबर 40 और आर्टिकल नंबर 39। तो आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। यानी हमारे पास जो मेल है, जो फीमेल है, इनमें क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं रखा जाएगा। बेसिक तौर पर होता क्या है कि भाई हमारे यहाँ जैसे मजदूर जो होते हैं, मेल को 400 रुपये मिलते हैं और फीमेल को जो है वो 350 रुपये मिलते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। भाई उनको एक आ जाता है कि वो भारी काम नहीं करती या ज़्यादा काम नहीं कर पाती, तो इसलिए उनका पैसा कम होता है और मज़दूरों का पैसा ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ समान कार्य समान वेतन तो मिलता है, मेल और फीमेल को जो वेतन मिल रहा है, लेकिन वो मेल और फीमेल का जो वेतन है वो कैसा वेतन है, वो वेतन एक ऐसा वेतन माना जाता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंट रखा जाता है। लेकिन सरकारी कामों में या सरकारी वर्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्टिकल 40 में कहा गया पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत आई, 73वें संविधान संशोधन के तहत आई। इस 73वें संविधान संशोधन को हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने इसका प्रयोग किया। 73वें संविधान संशोधन में 1992 में इसको लागू किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया, इसको लागू किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। 73वें संविधान संशोधन में पी.के. थुंगन और एम.एल. सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, समिति की रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू किया, रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू किया। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था भारत में 11वीं अनुसूची में आती है, 11वीं अनुसूची में जो आती है। और आर्टिकल नंबर 243 ए के लेके ओ तक ये आती है। तो भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था इस तरह से लागू की गई थी और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो हमारा एमपी था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो हमारा एमपी था, मध्य प्रदेश था। तो इस तरह से हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अब आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, 42 क्या कहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आर्टिकल 41 42 बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 41 में और आर्टिकल नंबर 42,
ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हर एग्जाम में ये आ रहे हैं, इसलिए आप इसको समझिएगा। आर्टिकल 41 और 42 जो है वो दोनों एक साथ बात कही गई। आर्टिकल 41 कार्य पाने का अधिकार, कार्य पाने का अधिकार, और आर्टिकल 42 चलिए पहले कार्य पाने का अधिकार की बात कर लेते हैं। तो देखो, कार्य पाने का अधिकार यानी रोजगार पाने का अधिकार, यानी राज्य का एक कर्तव्य है कि वो रोजगार दे। भाई राज्य का क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या दे, रोजगार दे। राज्य का कर्तव्य है कि वो रोजगार दे। तो अब राज्य का कर्तव्य है कि वो रोजगार दे, तो ये दो चीज़ों में विभाजित है। देखिए, एक शहर में रोजगार मिलता है, एक गांव में रोजगार मिलता है, ग्रामीण। अब इन दोनों के रोजगार में फ़र्क क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, यूपीए की सरकार जब आई, यूपीए का मतलब होता है कांग्रेस और उसके कई छोटे छोटे दल, इन्हें बोलते हैं हम यूपीए। कांग्रेस और उसके कई छोटे छोटे दल बोलते हैं यूपीए। तो यूपीए की सरकार ने क्या किया, भारत के अंदर मनरेगा लेकर आए। यूपीए की सरकार ने भारत में मनरेगा लेकर आए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, मनरेगा। इसके तहत गांव वालों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। शहर वालों को क्या है भाई, शहर वालों का तो गारंटी अधिनियम है नहीं। तो अभी हाल में ही राजस्थान सरकार ने शहर में रोजगार लेकर आए। राजस्थान की सरकार ने शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू किया, शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम राजस्थान की सरकार ने शुरू किया, और इसके तहत शहर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, शहर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो आप देखिए, कार्य पाने का अधिकार यानी राज्य का एक कर्तव्य है कि वो कार्य को दे सके, लोगों को रोजगार दे सके। तो शहरी के लिए शहरी ग्रामीण यानी राजस्थान सरकार ने शुरू कर रही है, और बाकी आप जानते हैं केंद्र स्तर पर मनरेगा चलती है जो रोजगार देने की बात करती है, गारंटी अधिनियम की बात करती है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 42। अब आर्टिकल 42 जो है, इसमें कहा गया, आर्टिकल 42 में कहा गया कि कार्य करने की मनुचित न्यायपूर्ण दशाएं, यानी अगर आप कोई काम करते हैं तो मनुचित यानी आपके मन के अनुकूल दशा होना चाहिए। एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें आपका कुछ भी हो जाए तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सको, शिक्षा होना चाहिए अच्छी से, स्वच्छता होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मनुचित दशाएं, न्यायपूर्ण व्यवस्था का मतलब है कि विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, विशाखा गाइडलाइन में कहा गया था कि अगर किसी ऑफिस में कोई महिला काम करती है तो उसके ऑफिस का जो वर्कर है, कमेटी है, टीम है, उसमें क्या है, महिला होना बहुत ज़रूरी है। तो विशाखा गाइडलाइन भी उस पर लागू होना चाहिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखना जरूरी है। तो आर्टिकल 42 में कहा गया कार्य करने की मनुचित दशाएँ, ठीक। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 43 और 44 क्या कहता है उसको समझिएगा। तो आर्टिकल 43 और 44 में बात करते हैं। आर्टिकल 43-44 की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 43 और 44 क्या कहता है। आर्टिकल 43 में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि कार्य की न्यूनतम मजदूरी मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वो कार्य की उसे क्या मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, यानी जो भी मजदूर है उसको कम से कम इतना पैसा तो मिले कि वो अपने आवश्यकताओं को पूरी कर सके, अपनी दैनिक जीवन का निर्वहन कर सके, चीज़ों को अपने हिसाब से शामिल कर सके। ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की बात कही।
समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में आता है, अर्थात हमारे यहाँ हिंदू के लिए अलग कानून है और मुस्लिम के लिए अलग कानून है। तो इसी को लागू करने के लिए मांग उठ रही है नरेंद्र मोदी जी सरकार के, और वैसे इसको अभी लागू किए हुए है कौन? गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। हिंदुओं के लिए अलग कानून नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग कानून नहीं है। वहां पर दोनों को आर्टिकल नंबर 14 के तहत समानता का अधिकार मिल रखा है। समान होंगे सभी लोग, कोई भी डिफरेंट इनमें बीच में नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 45 कहता है, आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाएगा। यानी हमारे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें हम निःशुल्क यानी फ्री में मुफ्त शिक्षा देने की बात करेंगे। और इसी के तहत आर्टिकल नंबर 21 लागू किया गया था। 21A, आर्टिकल 21A में क्या है? RTE राइट टू एजुकेशन, जो भारत के 2010 में भारत के संविधान में इसको लाया गया था। तो इसी आर्टिकल के तहत RTE लागू किया था। यही तो मैंने आपको आर्टिकल 37 में बताया कि हम लोग संशोधन कर सकते हैं, तो ये संशोधन किया है हमने। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 45 की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? देखिए अब आप, आर्टिकल 46 में कहा गया कि SC और ST के आर्थिक और शैक्षणिक विकास करना, SC और ST के आर्थिक व शैक्षणिक विकास का प्रावधान। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 46 जो कहता है वो SC और ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रावधान है वो प्रावधान को हम एक आरक्षण कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर अधिकार नहीं है लेकिन कर्तव्य तो है, तो राज्य एक तरह से आरक्षण दे सकता है। और यही आरक्षण आर्टिकल नंबर 335 में नहीं दिया गया। देखिए ज़रा, यही तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 335 क्या कहता है? आर्टिकल 335 कहता है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। तो यही आरक्षण आर्टिकल 335 में दिया गया और यही आर्टिकल में इनकी भाषाओं पर, इनके विकास पर भी बात कही गई। तो सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 335 एक तरह से इसी का ही दूसरा रूप है। आर्टिकल 46 का ही क्या है? दूसरा रूप है आर्टिकल 335। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी जो पदार्थ गलत है हमारी जन कल्याण के लिए, जो पदार्थ गलत है हमारे लोगों के लिए, तो पेय पदार्थों का प्रतिबंध की बात कहेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें गुजरात की बात कर लें, तो अब गुजरात में क्या बंद है? दारू बंद है। अगर हम बात कर लें बिहार की, तो बिहार में शराब बंद है। अगर हम बात कर लें केरल की, तो केरल में कच्ची बंद है। कहने का मतलब हमारा ये है कि केरल में अगर आपको दारू पीना है तो वहाँ एक रूल है कि आप 5 स्टार होटल में दारू पियो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे बढ़िया सी लोग आएंगे, आपको गिलास में दारू भरेंगे, आपको 2 घूंट ज़िंदगी की पिएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे इसलिए कहा गया कि सरकार को इसमें मोटा टैक्स मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से पेय पदार्थों पर क्या है? राज्य सरकारें प्रतिबंध लगा देती हैं। आर्टिकल नंबर 48 और 49 क्या कहता है? इसके बारे में बात करें। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 48 की, तो आर्टिकल 48 में क्या क्या प्रावधान है उसको समझिएगा। आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 कहता है, 1 मिनट फ़ोन आ गया। अब यहाँ पर आर्टिकल 47A भी आता है। 47A में कहा गया कि पालतू पशुओं को
भाई 47A में कहा गया कि जो हमारे पालतू पशु हैं उन पशुओं को हम लोग क्या करेंगे, उन्हें मतलब हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि उन्हें हम लोग क्या ना कर सकें, मार ना सकें। तो पालतू पशुओं पर बलि पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी इनकी आप क्या नहीं कर सकते, बलि का प्रतिबंध। इन्हें आप मार नहीं सकते क्योंकि ये आपके पालतू पशु हैं, इन्हें आप अपने घर में पालिए और आप इनसे जो काम ले रहे हैं जो काम लीजिए। आमतौर पर होता क्या है कि लोग अपना पाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, गांव में छोड़ देते हैं, रोडों पर छोड़ देते हैं, तो वो गाय भैंसें मरती हैं। जबकि करना ये चाहिए कि अगर आप उनका दूध निकाल रहे हैं, आप उनसे कमा रहे हैं, तो आप उनका ख्याल भी रखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वो वन्य जीव तथा पर्यावरण की सुरक्षा करें या संरक्षण करें। भाई राज्य का कर्तव्य है कि वो बचाए, वन्य जीवों को बचाए, पर्यावरण को बचाए। अब देखिए वन्य जीव को बचाने का काम भी कौन करता है, वन्य जीव बचाने का काम राज्य करता है, नेशनल पार्क बनाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर, ठीक। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा आपका जो जू बना दिए उसने, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं भाई, राज्य तो कर रहा है, राज्य तो बचा रहा है, ठीक। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा, जैसे आप जानते हो हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन हमारी सरकार टारगेट रखती है कि हमें 5 करोड़ पेड़ लगाना है, 6 करोड़ पेड़ लगाना है, 10 करोड़ पेड़ लगाना है। तो राज्य अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है ना, राज्य अपना कर्तव्य निभा रही है, राज्य अपने कर्तव्य पर काम कर रही है। तो आर्टिकल नंबर 48 यही कहता है। और आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय जो हमारी स्मारक हैं इनकी सुरक्षा करना, मतलब जो लोग जाते हैं स्वच्छता बनाए रखना। ये नहीं कि वहाँ किले के अंदर गए, दिल बनाया, वहाँ में से तीर घुसड़ जाए, ऊपर अपने सोना का नाम लिख दो, नीचे अपने बाबू का नाम लिख दो। तो ये अगर करोगे तो बेटा राज्य तुम्हें पुलिस वाले फ़ोन करेंगे और फिर तुम्हें सोना बाबू दोनों को बुला के तुम्हारी शादी करा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने बाबू से क्या बोले, बाबू हमारा प्यार ना अमर रहेगा, अमर। इस किले पे लिख देंगे जब तक किला रहेगा, जब तक हमारा नाम रहेगा। पता चला पीछे से पिताजी का उन्होंने देख लो कि हमारे जहाँ में बाबूलाल का नाम लिखो, सो जाकर सतैया हो गई बाकी। तो भैया ऐसा भी नहीं करना है राष्ट्रीय स्मारकों पर जाके, राष्ट्रीय स्वच्छता पर जाके। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्मारकों की अगर सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करेंगे तो आपको सिंपल सी एक चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्वच्छता पर जिम्मेदारी आपकी है। आर्टिकल नंबर 50, 49 हो गया। आर्टिकल 50 और 51 क्या कहते हैं? तो आर्टिकल 50 और 51 हमारे भारत के संविधान में, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या रहेगी, अलग अलग रहेंगी। कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ मिक्स नहीं होगी, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग रहेगी। 2014 में क्या हुआ कि एक एनजेसी कानून बनाया गया, नेशनल जुडिशियल कमीशन इसको बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल कमीशन, एनजेसी एक बनाया गया, नेशनल जुडिशियल कमीशन इसका नाम दिया गया। इस एनजेसी की अगर हम बात करें, नेशनल जुडिशियल कमीशन की, तो बेटा ये 6 सदस्यीय बनाया गया था। इसमें 6 सदस्य कौन कौन से थे? एक था चीफ जज, दूसरे थे अदर जज, चौथा इसमें व्यक्ति था लॉ मिनिस्टर, पांचवा और छठवां इसमें जो व्यक्ति थे वो थे बुद्धिजीवी पर्सन, यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बुद्धिजीवी व्यक्ति। अब जब ये कानून बन गया तो ये कानून किसको रिप्लेस करके लाया गया था? ये कानून लाया गया था कॉलेजियम व्यवस्था को रिप्लेस करके, कॉलेजियम व्यवस्था को रिप्लेस करके इसको लाया गया, रिप्लेस करके इसको लाया गया। यानी कहा गया कि हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। जो जजों की नियुक्ति है ना, जजों की जो नियुक्ति है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, जजों की नियुक्ति है उस पर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो जज हैं उन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती थी।
कॉलेजियम व्यवस्था से होती थी। परंतु ये कॉलेजियम व्यवस्था से जो जजों की नियुक्ति होती थी, उस व्यवस्था में क्या हुआ कि 1993 में इसको लागू किया गया, परंतु इसमें कई सारी विषमताएं देखने को मिली। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के अंदर एक एनजेसी कानून लेकर आए। अब इस कानून में कहा गया कि जजों की नियुक्ति एनजेसी से तहत की जाएगी। अब एनजेसी के तहत तो की जाएगी, तो ये कानून जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 50 को आधार मान के कहा कि इस एनजेसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लॉ मिनिस्टर नहीं आना चाहिए। लॉ मिनिस्टर आएगा तो कार्यपालिका न्यायपालिका की क्या हो रही है, अंदर आ रही है। अब कार्यपालिका जब न्यायपालिका के अंदर आ जाएगी तो आर्टिकल 50 का उल्लंघन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 143 का प्रयोग करके एनजेसी को समाप्त कर दिया। अब एनजेसी को जो समाप्त कर दिया, अब कानून फाड़ डाला, बोले जा भागो, ऐसा नहीं करेगा। तो एनजेसी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। एनजेसी ख़त्म हो गई तो वापस अब किस व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति की जाने लगी, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाने लगी। इस जजों की नियुक्ति किसके तहत होने लगी, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होने लगी। तो आर्टिकल 50 में कहा गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहेंगी, इसके तहत एक बवाल हुआ था जो मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 की बात करें अगर, तो आर्टिकल 51 में आर्टिकल 51 कहता है हेलो, हाँ जी, आप रहने तो मैं। अब आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी हम लोग वसुदेव कुटुंबकम पर काम करेंगे, अर्थात जियो और जीने दो, ये हमारी पॉलिसी है। हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो ये सभी आर्टिकल 21 में कहा गया कि हमारी जो विदेश नीति होगी, हमारा जो विदेश की पॉलिसी होगी, वो एक शांति व्यवस्था के तहत होगी, लेकिन तब तक जब तक कि हमारे ऊपर कोई हमला ना करे। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत भी दिया है अशोक स्तंभ बनाकर। हमारी पहली वीडियो अशोक स्तंभ की पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अशोक स्तंभ बनाकर नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि आप सिर शांत नहीं, खुले हुए दिखाई पड़ेंगे। और मैं अपने पड़ोसी देश को एक और कहना चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अब जवाब देना भी जानता है और बदला लेना भी जानता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हम लोग आर्टिकल 51 में करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं मूल कर्तव्य। तो कैसा लगा आपको ये बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम विद्या गुरु क्लासेस से जुड़िए, उसमें आपको सारे क्विज और करंट के क्वेश्चन मिलते हैं। आप हमारे यूनिक करंट वाला एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर करंट अफेयर्स के लिए आप बात कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर डे करंट की वीडियो आपको अपलोड होती हैं, छोटी सी वीडियो 15 मिनट की वीडियो रहती है, जो आपको दिन भर तक की पूरी न्यूज दे देती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे प्ले स्टोर से जुड़िए, विद्या गुरु क्लासेस का प्ले स्टोर ऐप पर जाकर आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और हम आपके लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं, अपने कमेंट वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।